Assalamu alaikum. So, my name is Haider Ali and my topic of discussion is the end of Moore's law. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हम इसमें डिस्कशन क्या क्या करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मोरेज लॉ, उसके बाद इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा, उसके बाद देखेंगे कि मोरेज लॉ का ग्रो कैसे हुआ था ये अपने दौर में, और फॉल डाउन ऑफ मोरेज लॉ, उसके बाद मोरेज लॉ की लिमिटेशन जिसकी वजह से ये एंड हुआ, और चैलेंजेस जो मोरेज लॉ लाइक जब स्टार्ट हुआ और अब आके उसको जो चैलेंजेस फेसेस करने पड़े हैं वो चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हाउ टू ओवरकम टू मोरेज लॉ एंड इन द एंड व्हाट्स न्यू। अगर मोरेज लॉ लाइक अब ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद अब नया क्या इनोवेशन है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोरेज लॉ। गॉर्डन ई मोरे इज द को-फाउंडर ऑफ द इंटेल। मोरे लॉ एक ऑब्जर्वेशन थी, ना कि कोई फिजिक्स का लॉ था या जिस तरह नेचुरल लॉ कोई होता है उस तरह का कोई लॉ नहीं था। ये उसने जस्ट एक प्रिडिक्शन की थी कि ऐसा होगा। और जब 1965 में इसने जब ये प्रिडिक्शन की तो 1975 तक ये देखा गया कि वाकई ऐसा हो रहा था। जो इसने एक लॉ या थ्योरी, एक ऑब्जर्वेशन इसने एक बात कही थी, ठीक है। और इसको हम लॉ का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये एक लॉ नहीं है, तो अगर इसको हम लॉ क्यों कहते हैं? सबसे पहले जब इसने ये बात कही थी तो तब ये एक लॉ नहीं था, इसको सिर्फ जॉर्डन मोरे के क्या कहते हैं कि इसको थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता था। मगर जब इस एक्चुअल में ऐसा होने लगा तो इसको लॉ का नाम दिया गया। मोरेज तो अब आते हैं मोरेज लॉ है क्या। In 1965 he predict about the density on integrated chip ICs। लाइक इसने ये प्रिडिक्ट किया था कि हर जो चिप होती है उस पर हर 2 साल बाद या 18 महीनों बाद उस पर ट्रांजिस्टर्स की जो उसकी क्वांटिटी है वो डबल होगी। According to Moore's law, the number of transistors in the integrated circuit ICs will be double in every 2 years। 2 years की उन्होंने बात की थी, मगर बाद में इसको 18 मंथ इन्होंने बोल दिया था। स्केल गेट स्मॉलर। अब उसने ये बात कही थी कि जो ट्रांजिस्टर है वो हर 2 साल में डबल होंगे चिप पे, और जो चिप का जो साइज होगा वो हर 2 साल बाद वो डिक्रीज होगा, मतलब उसका साइज कम होगा, ठीक है। और उसके साइज कम होने के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी और कॉस्ट उसकी डिक्रीज होगी। लाइक अगर जिस तरह परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज किस तरह होगी कि जब एक चिप है उसमें अगर उसका साइज डिक्रीज होता है तो उसमें ट्रांजिस्टर्स के दरमियान जो उसका डिस्टेंस है वो भी कम होगा। तो उससे फायदा ये होगा कि जो उसकी जो इंटरकनेक्शन और जो हमारी कहते हैं कि डाटा ट्रांसफर की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। In 1970 there were around 1000 transistor placed in an integrated chip। तो 1970 में ये जो इंटीग्रेटेड चिप बनाई जाती थी उस पे 1000 जो थे वो ट्रांजिस्टर्स होते थे। Whereas in 2010 there were nearly 1 billion transistor were placed in a chip। 2010 में जब ये मोरेज लॉ ने जब ये प्रेडिक्ट किया था कि हर 2 साल में जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो चिप पे डबल होंगे, तो जब स्टार्ट में जब 1970 में जब आईसी बनी थी तो उसमें 1000 ट्रांजिस्टर थे। तो जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो 2010 में आगे 1 बिलियन ट्रांजिस्टर एक चिप पे प्लेस किए जाते थे। और आज 2020 में ये एक जो चिप होती है उस पर ट्रांजिस्टर की तादाद 50 बिलियन तक पहुंच गई। ये चार्ट देखें जिस तरह इसमें 1970 से स्टार्ट हुआ था। 1970 में 1000 ट्रांजिस्टर थे। उसके बाद जैसे जैसे ईयर बढ़ता गया 1975, ठीक है, उसके बाद 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, इस तरह ये ट्रांजिस्टर की तादाद बढ़ती गई। स्टार्ट हुआ था 1000 ट्रांजिस्टर से और 1 बिलियन ट्रांजिस्टर पे ये 2010 पे ये 1 बिलियन ट्रांजिस्टर पे ये था, और 2020 में ये 10 बिलियन तक पहुंच गया। अब ये था, इस पे हमने पहले डिस्कस कर लिया ग्रो। ये ग्रो कैसे हुआ था। अब ये फॉल ऑफ दिस लॉ। द लॉ वाज एक्यूरेट फ्रॉम 1965 टू 2013। स्टार्ट में अगर हम देखेंगे 2002 से जब ये स्टार्ट हुआ तो ये आईसी का जो साइज था वो डिक्रीज होता गया, ठीक है। 2005 में डिक्रीज हुआ, 2006 में, 2010 में। जब 2013 में ये पहुंचा ना तो यहाँ पे इसका साइज इन्होंने ये देखा कि ये साइज इसका 18 मंथ की बजाय 3 इयर्स में ये डिक्रीज हो रहा था, और ट्रांजिस्टर 3 इयर्स में डबल हो रहे थे।
साइज अब इसका 2013 पे आके यहाँ पे 20 नैनोमीटर था, तो अब यहाँ से ये स्लो डाउन हो गया। हर 2 साल बाद ये 1 नैनोमीटर का इसमें डिक्रीज हो रहा था, और जो ट्रांजिस्टर था वो हर 2 साल की बजाय 3 साल में ये डबल होना शुरू हो गए थे। जैसे कि लिखा है श्रिंकिंग साइज इन स्लो डाउन फ्रॉम 2013 से ये स्टार्ट हो गया था इसका श्रिंकिंग साइज जो है वो स्लो होना। अब उसके बाद चैलेंजेस क्या आते हैं, मोरेज लॉ को चैलेंजेस क्या फेसेस करने पड़े हैं अभी, लाइक फिजिकल लिमिटेशन, कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस और पावर डेंसिटी। लिमिटेशन की बात करें तो लाइक जिस तरह की ये एक स्विच है, ठीक है, इसमें ये एक सोर्स और ड्रेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, और इसको इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब होता है जब इसको करंट कोई स्पेसिफिक मिकदार में करंट इसको मिलती है। तो ये साइज, ये एक स्पेसिफिक साइज है जिस साइज के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करते हैं, ठीक है। अब अगर इसका साइज हम डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो तो स्पीड बढ़ेगी इसकी, मगर अब साइज तो डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी इसका जो है वो बढ़ गया, मगर अब यहाँ पे जब ये साइज इस साइज पे पहुंच गई तो इस साइज से मजीद इसका साइज हम छोटा नहीं कर सकते। इसकी लिमिटेशन ये है कि अब ये इस जो साइज इसका है वो 2 नैनोमीटर तक पहुंच गया है, मगर इससे ज्यादा अगर हम ये डिक्रीज करेंगे, इसका साइज कम करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक अगर वो स्विच है, नॉर्मल स्विच है, उसको हम ऑन या ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर अब जब इस स्टेज पे आ जाता है कि ये साइज बिल्कुल 2 नैनोमीटर साइज रह गया है, तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर हम चाहते हैं कि रुक जाए या स्टार्ट हो, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये फ्लो होता रहेगा, ठीक है। अब इस लिमिटेशन में फिर आगे वो क्वांटम ड्रेनिंग आती है, उसका कंसेप्ट आता है, तो वो क्वांटम फिजिक्स पे आ जाता है, तो इसकी वजह से ये मोरेज लॉ की लिमिटेशन यहाँ पे इसको ये फेसिस करनी पड़ी है। उसके बाद चैलेंजेस पे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज। अब जैसे जैसे ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होता जा रहा है, लाइक स्टार्ट हुआ था एक चिप पे 1000 ट्रांजिस्टर से, अब आके 10 बिलियन ट्रांजिस्टर पे आ गया, तो अब जब जैसे जैसे इसका साइज छोटा होता जा रहा है, तब 2 नैनोमीटर तक इसका साइज पहुंच गया, तो इससे ज्यादा मजीद उसको हम बिल्कुल छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके साथ उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको प्लेस करना, वो डिफिकल्टीज आ जाती हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज इसमें आ जाती है। पावर डेंसिटी की बात करें तो अब जब जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और उसके जो ट्रांजिस्टर्स हैं, वो ट्रांजिस्टर्स उसको जो पावर चाहिए होती है वो पावर बढ़ जाती है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो वो हीट अप होगा, तो हीट अप होने की वजह से आप उस हीट को कंट्रोल करने के लिए जितनी एनर्जी वो उसको मिल रही है ट्रांजिस्टर्स को करंट फ्लो करने के लिए, तो उससे ज्यादा एनर्जी उसको कूल करने में लग जाएगी, तो ये एक चैलेंजेस आ जाता है पावर डेंसिटी का। कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट पे ये आ जाता है कि लाइक ट्रांजिस्टर्स अब जैसे जैसे छोटे होते जा रहे हैं, लाइक एटम के साइज पे पहुंच रहे हैं, जिसको हम नॉर्मल आई साइड से नहीं देख सकते, तो अब उसको बनाने के लिए जो मशीन लगती है या जो प्रोसेस है वो महंगा है, ठीक है। तो मोरे ने ये कहा था कि जो साइज डिक्रीज होगा, ठीक है, और कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, तो ये कॉस्ट को डिक्रीज करने वाला जो कंसेप्ट है वो मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट है वो ज्यादा लग रही है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू ओवरकम ऑन मोरेज लॉ। Multiple core processor, instead of trying to make a single processor faster, multiple processor can be used in a parallel from task more quickly. Like अगर इस पे हमने ओवरकम करना है, तो जैसे हमारे ट्रेंडिंग जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसकी बजाय अगर हम कोर प्रोसेसर यूज करें, मल्टीपल प्रोसेसर यूज करें, तो इस पे हम ओवरकम कर सकते हैं। एडवांस मेमोरी टेक्नोलॉजी, न्यू मेमोरी टेक्नोलॉजीज लाइक 3D X-Point which is faster and denser than traditional memory can be used to improve performance. Next. अगर मोरेज लॉ एंड हो जाता है तो अब व्हाट्स न्यू, अब नया क्या है, उसको ओवरकम हमने कर लिया, तो उसका नया क्या है, तो उसमें ये क्वांटम कंप्यूटिंग डिस्कस करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर की इनोवेशन में एक बड़ा चेंज आ जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पैरेलल टास्किंग हो सकती है, जैसे नॉर्मल जो हमारा कंप्यूटर होता है, प्रोसेसर होता है, वो एक टाइम पे 0 होता है या 1 होता है, मगर क्वांटम जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो एट अ टाइम 1 भी होता है, 0 भी होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। अब न्यूरोमॉर्फिक
न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग पे रिसर्च की जा रही है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इज अ न्यू इमर्जिंग फील्ड टास्क इंस्पिरेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल कंसेप्ट। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग अगर सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो ये एक ऐसी कंप्यूटेशन या ऐसी आईसीज या ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर है। लाइक ह्यूमन ब्रेन हमारा नर्वस सिस्टम जो कि अपने जो इन्वायरमेंट होता है उससे वो आइडिया लेता है, ऑब्जर्व करता है, लर्निंग करता है, ठीक है, और अपने आप को बेहतर करता है, इंप्रूव करता है। तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग प्रोसेस चिप लाइक ह्यूमन ब्रेन अदर देन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, जैसा हम नॉर्मल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हमारा उससे ये हट के लाइक ह्यूमन नर्वस सिस्टम की तरह ये काम करेगा। लेस पावर कंजम्पशन, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग टास्क, ये लो पावर कंजम्पशन होगी इसमें, और ये जो इसकी टास्क जो परफॉर्म करेगा वो कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। Continuously perform tasks if any one transistor loss, like humans still work if any nervous system nervous loss। लेकिन इस तरह हमारा ट्रेडिशनल माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें अगर एक भी ट्रांजिस्टर लॉस हो जाता है तो वो काम करना बंद। आर्किटेक्चर को देखें तो उसमें सीपीयू और मेमोरी जो होती है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसमें इनके दरमियान जो इंटरकनेक्शन होता है वो बसेस के थ्रू होता है। लाइक सीपीयू कोई टास्क परफॉर्म करता है तो वो मेमोरी से डाटा को फेच करता है, फिर स्टोर करता है, डिकोड करता है। तो ये काम मुश्किल है, ये काम जो है ना ये टाइम कंजप्शन है। जबकि न्यूरोमॉर्फिक आर्किटेक्चर में देखा जाए तो ये सीपीयू और मेमोरी एक ही चिप पे इंसर्टेड होंगी, और ये ऐसी चिप्स मल्टीपल चिप्स इंसर्टेड होंगी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में, और इनके दरमियान जो इंटरकनेक्शन होगा वो बसेस के थ्रू होगा, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है और जो कंप्यूटर का टास्क जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होगी, और जो है इसका जो टास्क परफॉर्म करने का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही था ये टॉपिक। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।